हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 11 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो टोटल 12 क्वेश्चंस गिवन है हमारी एनसीईआरटी में और आज की इस वीडियो में हम सारे ही 12 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी ताकि अगर ये क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से उसको लिख पाएंगे। और अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आता है तो भी आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से लिख पाएंगे, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ना, इसमें सारे ही ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन यू लिस्ट 10 रिकम्बिनेंट प्रोटीन विच आर यूज इन मेडिकल प्रैक्टिसेस। मतलब कि आपको टोटल 10 रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स के नाम बताने हैं, साथ ही उनका थेराप्यूटिक यूज़ भी बताना है और आप इसके लिए इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो दे रखे हैं 10 रिकम्बिनेंट प्रोटीन, आप उनके अलावा भी दूसरे इंटरनेट पे सर्च करके अपना आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला रिकम्बिनेंट प्रोटीन है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन हमें पता है नेचुरली इंसुलिन हमारे पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है और जब पेनक्रियाज सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाती है तो एक डिजीज कंडीशन हो जाती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। कॉमन लैंग्वेज में हम इसको डायबिटीज़ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन हमारा कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम फिर बाहर से इंसुलिन को आर्टिफिशियली देते हैं और वो जो इंसुलिन के कुछ इंजेक्शंस वगैरह आते हैं उसके थ्रू बॉडी में हम इंसुलिन देते हैं। तो ये एक तरह का रिकम्बिनेंट प्रोटीन है। ठीक है, रिकम्बिनेंट क्यों बोला, क्योंकि इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है, ये नेचुरल नहीं है। सेकेंड इज OKT3। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये भी एक तरह का रिकम्बिनेंट प्रोटीन है। ठीक है, इट इज़ अ थेराप्यूटिक एंटीबॉडी। अब ये क्या है, एक तरह की एंटीबॉडी है यूज्ड फॉर रिवर्सल ऑफ ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन। ठीक है, ये जब है ना ट्रांसप्लांट की जाती है ना तो उसमें क्या होता है कि कोई सा भी ऑर्गन या फिर कुछ भी चीज़ ट्रांसप्लांट होती है तो हमारी बॉडी जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज ना बनाए उसके लिए, मतलब ये एक तरह की एंटीबॉडी होती है जो कि ऐसा होने से रोकती है। नेक्स्ट इज डीएनएज। अब डीएनएज क्या है, ये यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फिब्रोसिस। अब सिस्टिक फिब्रोसिस क्या होता है, सिस्टिक फिब्रोसिस बेसिकली एक इस तरह का डिसऑर्डर है जो कि डैमेज करता है लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, नेक्स्ट रिकम्बिनेंट प्रोटीन इज रियोप्रो। रियोप्रो क्या करता है, ये ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता है। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे केसेस में जैसे आर्टरीज और वेन्स है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट होने लगता है जिसके कारण ब्लड का फ्लो आर्टरीज और वेन्स में प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो वो उस चीज़ को होने से रोकता है रियोप्रो। नेक्स्ट इज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 क्यों यूज़ किया जाता है, वो हीमोफीलिया ए एक तरह की डिजीज़ होती है, हीमोफीलिया ए, उसको ट्रीट करने के काम आता है। अब हीमोफीलिया ए क्या होता है, हीमोफीलिया ए में क्या होता है, ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है। ये इसी की तरह सिमिलर है रियोप्रो की तरह, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, जिससे कि क्या होता है कि जब भी इंजरी होती है, कहीं पे भी लग जाती है हमारी बॉडी में, तो एक्सेसिव लॉस होता है ब्लड का। ठीक है, नेक्स्ट, तो ज़्यादा एक्सेसिव लॉस होगा तो हमें खून की कमी हो जाएगी, अल्टीमेटली एनीमिया की कंडीशन भी आ सकती है। नेक्स्ट इज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9। ओके, ये यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया टाइप बी। मतलब हीमोफीलिया बी जो है ये दूसरी एक डिजीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक तरह का रेयर जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसके अंदर जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड प्रोटीन है वो नहीं होता है, मतलब कि ब्लड प्रोटीन का लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 होता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके कारण जो है हीमोफीलिया बी टाइप की डिजीज़ होती है।
नेक्स्ट इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अब टिश्यू प्लाज्मिनोजन क्या होता है? प्लाज्मा मतलब टिश्यू प्लाज्मा आपने सुना होगा ना, उसको एक्टिवेट करने के लिए एक प्रोटीन होता है, उसका नाम ये होता है, इट इज़ यूज टू ट्रीट एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, अब ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है ना हार्ट मसल्स में, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है और ये बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है और लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है, क्योंकि इसमें ब्लड अगर प्रॉपर अमाउंट में हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा तो अल्टीमेटली हमारा हार्ट भी पंप नहीं होगा, हार्ट पंप नहीं होगा प्रॉपरली तो पूरी बॉडी तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और अल्टीमेटली हमारे बॉडी के सेल्स डेड होने लग जाएंगे और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ये था हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज इंटरफेरॉन अल्फा, INF अल्फा, जिसको INF अल्फा भी बोलते हैं। ये यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी। अब हेपेटाइटिस क्या होता है? ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो कि वायरस के द्वारा कॉज होता है, यानी कि वायरस जब अटैक करता है, और वो अटैक कहाँ करता है? वायरस लिवर में। हमारा जो ह्यूमन लिवर है, जो कुछ इस तरह का ऑर्गन होता है, उसको वो वायरस लिवर पे जाके अटैक करता है, जिससे कि लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है और लिवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। तो ये एक तरह की डिजीज कंडीशन है। तो ये इंटरफेरॉन अल्फा, ये रिकम्बिनेंट प्रोटीन यूज़ किया जाता है ताकि ये प्रॉब्लम को ट्रीट कर पाए। अब इंटरफेरॉन एक होता है अल्फा और ये वाला होता है बीटा। तो इंटरफेरॉन बीटा जो है INF बीटा, ये यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मतलब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड डिजीज़ होती है, जिसमें माइलिन शीट अफेक्ट होती है, जिसके कारण प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं हो पाती है, ब्रेन से बॉडी तक सिग्नल नहीं जा पाते हैं या फिर बॉडी से ब्रेन तक नहीं जा पाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसको MS भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज इंटरफेरॉन गामा। इंटरफेरॉन गामा को INF गामा भी बोला जाता है। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़। ये ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं हम NCERT के। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? मेक अ चार्ट विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड अ सबस्ट्रेट DNA ऑन विच इट एक्ट। इसमें ऐसा बोला है कि आपको एक चार्ट यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की मदद से आपको बताना है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और जो DNA सबस्ट्रेट होता है वो कहाँ पे एक्ट करता है। द साइट एट विच द DNA एंड द प्रोडक्ट इन विच इट कट DNA, यानी कि किस साइट पे जा कर के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है कट लगाते हैं और प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं द सबस्ट्रेट DNA सीक्वेंस ऑन विच द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट। तो इस तरह से देखो, ये हमारा एक DNA स्ट्रैंड है, ठीक है। DNA स्ट्रैंड में जो डिफरेंट क्या होते हैं? बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। बेस पेयर्स क्या क्या होते हैं? G, C, A, T, C, C, ये सारी क्या होते हैं? बेस पेयरिंग होती है। देखो, आपको अगर इसका बेसिक नहीं मालूम है तो मैं बताती हूँ कि जैसे ये हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है DNA, ठीक है। DNA का जब हम ये स्ट्रैंड लेंगे, जब हम इसको ओपन करके देखेंगे यानी कि जूम करके देखेंगे तो हमें इस तरह से 2 स्ट्रैंड दिखाई देंगे। देखो, ये हमारे 2 स्ट्रैंड है DNA के, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे बेस पेयरिंग होती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो C है, C का मतलब होता है साइटोसिन। साइटोसिन हमेशा बाइंड करेगा, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं हम, पेयर करेगा G के साथ। G क्या होता है? ग्वानिन, ठीक है। तो साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड जो है ये इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ओके, नाउ जो T है, T हमेशा जो है हमेशा पेयर होगा A के साथ। T का मतलब होता है थायमीन और A का मतलब होता है एडेनिन, और यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है।
तो आपको इस तरह से ही सीक्वेंसिंग करनी है। तो देखो, इसको हम इरेज कर देते हैं, वापस से मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे 2 डीएनए के स्ट्रैंड है। हम यहाँ पे मान लो कि सीक्वेंसिंग है ACGT, है ना, बीच में यहाँ पे मान लो कि है T, यहाँ पे T मान लेते हैं। अब इसके सामने क्या होगा बताओ आप? A के सामने होगा T, C के सामने होगा G, T के सामने होगा A, G के सामने होगा C और T के सामने होगा A। आई होप आपको ये सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं वो आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह से आपको एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सीक्वेंसिंग कर देनी है, ठीक है। फिर अब आपको बताना है कि डीएनए कहाँ से कट होगा, यानी कि डीएनए को कट कौन करता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि एक टाइप का क्या होता है? एंजाइम होता है जो कि डीएनए को कट करता है। तो ये कहाँ से कट करेगा? बेसिकली ये यहाँ से कट होगा, अब ये क्या करेगा? दोनों ही साइड से, मतलब सेम साइड पे क्या करेगा? कट लगाएगा। देखो ये यहाँ से कट लगाएगा जो कि G और G के बीच में है, और यहाँ पे भी G और G के बीच में यहाँ पे कट लगाएगा। यानी कि ये दोनों सीक्वेंस सेम है और ये दोनों सीक्वेंस सेम है, क्योंकि ये दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। इसीलिए सेम साइड पे कट लगाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 कट लगाया है डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने, और ये हमने यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की मदद से शो किया। अब द प्रोडक्ट प्रोड्यूस आफ्टर द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑन द सबस्ट्रेट डीएनए, ठीक है। अब क्या प्रोडक्ट बना सबस्ट्रेट डीएनए में? तो देखो ये इसने एक कट यहाँ से लगाया था, एक कट यहाँ से लगाया था। तो यहाँ पे हमको ये जो मिले ना, ये 2 स्टिकी एंड्स मिले, ठीक है। स्टिकी एंड्स मिले, देखो आपको इसमें, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। इसमें हमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या है? एक्शन बताया गया है। तो एक होता है वेक्टर डीएनए, एक होता है फॉरेन डीएनए। अब इसकी डिटेल अगर आपको जाननी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी जिसमें मैंने डिटेल में एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया है। उसको जाकर देखोगे तो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए क्या होता है कि एक होता है वेक्टर का डीएनए। वेक्टर यानी कि ये हमारा, मान लो कि वेक्टर है, ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो ये वेक्टर का डीएनए में हमने एक कट यहाँ लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे कट लगाया, और दूसरा हमने जो डीएनए है ये हमारा क्या है? फॉरेन डीएनए। एक हमने कट यहाँ पे लगाया और फिर हमको ये दोनों ही स्ट्रैंड को क्या करना है? जोड़ना है। तो जब हमने वेक्टर डीएनए को यहाँ से कट लगाया और एक फॉरेन डीएनए में यहाँ 2 कट लगाया, तो हमें मिले स्टिकी एंड्स। ये एक स्टिकी एंड मिला, ये एक स्टिकी एंड मिला। फिर हमने क्या किया? दोनों ही डीएनए फ्रेगमेंट्स के जो स्टिकी एंड्स हैं उनको ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए लाइगेज एक तरह का एंजाइम होता है जो कि दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड को स्टिक करने का काम करता है। तो इस तरह से हमको जो 2 डिफरेंट डीएनए थे वो दोनों को हमने जोड़ दिया। तो ये हमारा जो डीएनए अब बना उसको हम बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। इस तरह से हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करता है, और आपको यहाँ पे सिर्फ यही शो करना है आंसर में कि वो कहाँ पे कट लगाएगा और फिर हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑन द सबस्ट्रेट डीएनए। तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपको शो करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन 3 सेज, फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्नड कैन यू टेल वेदर एंजाइम्स आर बिगर और डीएनए बिगर इन मॉलिक्यूलर साइज? हाउ डिड यू नो? अब आपको बताना है कि हमारा जो एंजाइम है, एंजाइम बड़ा होता है, मतलब मॉलिक्यूलर साइज में एंजाइम बड़ा होता है या फिर डीएनए बड़ा होता है। तो अब इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। तो ये तो कॉमन सी बात है कि हमारा एंजाइम कैसे बनता है। जो एंजाइम है हमारा वो बनता है, मतलब वो जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं ना हमारे डीएनए के अंदर, उसकी मदद से हमारा जो एंजाइम बनता है। एंजाइम यानी कि हम बोले कि प्रोटीन। देखो इसको मैं एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करती हूँ। ये है हमारा
एक डायग्राम, ये हमारा होता है सेल, ठीक है। अब ये सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं हमारे बहुत सारे क्रोमोसोम्स। टोटल कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में? पेयर ऑफ क्रोमोसोम टोटल 46 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये हमारा एक क्रोमोसोम है। अब ये एक क्रोमोसोम के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते एक क्रोमोसोम के अंदर कितने ज़्यादा मतलब डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये डीएनए की पूरी चेन है, ये हमारा डीएनए है। इसको जब हम जूम करके देखेंगे तो इसमें है ना जीन के सेगमेंट्स होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होती है। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? जीन है, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जीन होता है। तो हमारा जीन जो है, मतलब डीएनए कितना बड़ा होता है? तो आप डीएनए तो बड़ा होता ही है ना, और फिर उसमें एक पर्टिकुलर जीन जो है वो पर्टिकुलर एंजाइम को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो अल्टीमेटली जो एंजाइम है वो तो एक छोटी यूनिट हो गई ना, इसीलिए जो डीएनए का मॉलिक्यूलर साइज है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एंजाइम का मॉलिक्यूलर साइज। वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ एंजाइम इज लेस देन दैट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इट इज़ बिकॉज अ जीन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंजाइम प्रोटीन, यानी कि जीन जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस या फिर एंजाइम सिंथेसिस के लिए। नाउ क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? What would be the molecular concentration of human DNA in a human cell? Consult your teacher। अब इसमें आपको क्या बताना है कि मोलर कंसंट्रेशन बताना है ह्यूमन डीएनए का, यानी कि कितना कंसंट्रेशन होता है हमारे ह्यूमन डीएनए का ह्यूमन सेल के अंदर, यानी कि एक सेल के अंदर, सॉरी टोटल जितने भी सेल्स है उनके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए के। तो देखो, उसको कैलकुलेट करने की मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ। टोटल आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, राइट। सो अब 46 और आपने अगर मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा फिजिक्स में या फिर छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर पढ़ा होगा। तो एवोगैड्रो नंबर फॉर अ मोल कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो जब 46 क्रोमोसोम्स है और एक मोल के लिए हम एवोगैड्रो नंबर ये यूज़ करते हैं, तो अपन 46 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻23, तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल मोलर कंसंट्रेशन मिल जाएगा डीएनए का, ठीक है। क्योंकि डीएनए में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और एक का हमको पता है कि एक का इतना होता है, तो 46 का कितना होगा? तो 46 का हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 277.058 इंटू 10⁻23 मोल्स, ठीक है ना। ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमने मोलर कंसंट्रेशन ह्यूमन डीएनए का निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डू यूकैरियोटिक सेल्स हैव रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? क्या यूकैरियोटिक सेल्स के पास भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है कि वो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है उसमें कट करने का काम करता है, यानी कि काटने का काम करता है, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, और फिर आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। तो बेसिकली जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सो they are not present in eukaryotic cell. All the restriction endonuclease has been isolated from various strains of bacteria. जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो कहाँ से हम आइसोलेट करते हैं, यानी कि हमको कहाँ से मिलते हैं? वो स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से हमको वो मिलते हैं, ठीक है, ना कि वो यूकैरियोट से मिलते हैं। हमें कहाँ से मिलते हैं? बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट से हमको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं। दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू जीनस एंड स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोट्स। और जीनस और स्पीशीज जो होती है प्रोकैरियोट्स की, उनके बेसिस पे ही उनकी नेमिंग की जाती है। द फर्स्ट लेटर ऑफ एंजाइम इज डिराइव फ्रॉम जीनस एंड सेकेंड इज डिराइव फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। देखो, इसका एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है EcoR1। अब इसका जो फर्स्ट ये होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है, जैसे कि ये फर्स्ट लेटर जो होता है उस एंजाइम का, वो होता है जीनस। तो ये जो है ना, ये ई क्या होता है? जीनस को रिप्रेजेंट करता है। ई को मतलब कि एस्टेरिशिया कोलाई,
और ये जो कोलाय है ये क्या है, हमारा स्पीशीज़ है। तो एस्टेरिशिया कोलाय R1, ठीक है। अब जो विच दे हैव बीन आइसोलेटेड, फॉर एग्जाम्पल इको R1 कम्स फ्रॉम एस्टेरिशिया कोलाय RY13। इसको RY13, R1 हम शॉर्ट में लिखते हैं, बाकी ये R113 होता है। तो ये जो R है, इसका R हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। R इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का नाम हम लेते हैं, ठीक है। थर्ड लेटर यानी कि वो स्ट्रेन का होता है। देन रोमन नंबर following the name of restriction enzyme indicates the order in which they were isolated from the strain, यानी कि किस ऑर्डर में उसको स्ट्रेन, मतलब वो उसको आइसोलेट किया गया है फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो वो 13 नंबर ऑर्डर पे उसको आइसोलेट किया गया था, इसलिए 13 का 1 जो रहता है हम यहाँ पे ले लेते हैं। यानी कि सब चीज़ की हमको क्या लेनी है, 1 लेटर लेना है। बस कोलाय के जो है हमको दो वर्ड लेने रहते हैं, ओके, 2 लेटर लेने रहते हैं, सॉरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, beside better aeration and mixing property, what other advantages do stirred tank bioreactors have over shake flask? ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि एरेशन और मिक्सिंग प्रॉपर्टी के अलावा और क्या एडवांटेज होता है स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स का ओवर शेक फ्लास्क के कंपैरिजन में। सो अब हम पढ़ते हैं इसका आंसर। इन द लेबोरेटरी फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स एंड मिक्सिंग द डिजायर्ड मटेरियल ऑन अ स्मॉल स्केल वी यूज शेक फ्लास्क, यानी कि हमको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना होता है या फिर मिक्स करना होता है हमारे डिजायर्ड मटेरियल्स को स्मॉल स्केल, यानी कि छोटे स्तर पर जब हम ये काम करते हैं तो हम शेक फ्लास्क का यूज़ करते हैं। However, large stirred tank bioreactors are required for large scale production of desired biotechnological product। पर जो लार्ज जो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स होते हैं उनको हम बड़े स्तर पे यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, हमारे जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए हम इनको यूज़ किया जाता है। यानी कि जब हम स्मॉल स्केल की बात करें तो हम यूज़ करते हैं शेक फ्लास्क, और जब हम बड़े स्केल की बात करते हैं किसी भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए तो हम स्टर टैंक बायोरिएक्टर्स का यूज़ करते हैं। बिसाइड बेटर एरेशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टी, बायोरिएक्टर्स हैव द फॉलोइंग एडवांटेज। ये 2 प्रॉपर्टीज़ के अलावा और क्या एडवांटेज होता है हमारे बायोरिएक्टर्स का। सो फर्स्ट इज इट हैज़ एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, यानी कि इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है। इट हैज़ अ टेम्परेचर एंड pH कंट्रोल सिस्टम एंड फोम कंट्रोल, ठीक है, यानी कि इसमें प्रॉपर टेम्परेचर और pH कंट्रोल सिस्टम होता है, साथ ही फोम जो होता है उसका भी कंट्रोल होता है। वी कैन विदड्रॉ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर पीरियोडिकली। अब हम इसमें स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर को पीरियोडिकली क्या कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट क्वेश्चन नंबर 7 सेज इज, so collect 5 examples of palindromic DNA sequence by consulting your teacher. Better try to create a palindrome sequence by following base pair rules। ठीक है, तो इसमें आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताना है, ठीक है। सम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एंड द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विच एक्ट ऑन देम आर। अब सबसे पहला हमने जो लिया है डीएनए सीक्वेंस वो लिया है हमने ALU1, जिसको बोलते हैं हम आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस, ठीक है। तो इसका ये होता है कि 5' to 3' डायरेक्शन में इसका वो होता है, मतलब बेस पेयरिंग होती है AGCT, ओके। सो जब हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो TCGA, और जब हम इसको 5' to 3' पढ़ेंगे तो AGCT पढ़ाएगा, और यहाँ पे भी AGCT पढ़ाएगा, यानी कि ये क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ओके। नेक्स्ट ये इस तरह से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिया है इको R1 एस्टेरिशिया कोलाई से, एक लिया है हमने HindIII से, एक लिया है हमने SAL1 से, और एक लिया है हमने PST1 से। तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं बढ़ रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट क्वेश्चन नंबर 8 सेज, कैन यू रिकॉल meiosis and indicate at what stage a recombinant DNA is made। क्या आप जब आप मतलब आप meiosis को रिकॉल करो
और फिर आप क्या बता सकते हो कि रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो किस स्टेज पे बनता है. सो in Pachytene stage of prophase first of meiosis, a recombinant DNA is made by क्रॉसिंग ओवर. यानी कि जो पिकाइटिन स्टेज होती है प्रोफेज 1 की, जो कि होता है मियोसिस का ही एक स्टेज, उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है क्रॉसिंग ओवर से. ठीक है, तो ये आपको आंसर याद कर लेना है. अगर आपने मियोसिस नहीं पढ़ा है तो आप डायरेक्ट याद रख लो कि प्रोफेज 1 में हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है क्रॉसिंग ओवर से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th. कैन यू थिंक and answer how a reporter enzyme can be used to monitor transformation of a host cell by foreign DNA in addition to a selectable marker. तो अब इसमें क्या आप बता सकते हो सोच के और आंसर बता सकते हो कि रिपोर्टर एंजाइम को हम किस तरह से यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करने के लिए किसी भी होस्ट सेल के अंदर. ठीक है, बाय फॉरेन डीएनए इन एडिशन टू सिलेक्टेबल मार्कर. देखो अब इसका आंसर पढ़ते हैं हम. रिपोर्टर एंजाइम डिफरेंशिएट्स रिकम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटोजेनिक सबस्ट्रेट. यानी कि जो रिपोर्टर एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए को नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट करते हैं तो इनके पास क्या एबिलिटी होती है कि वो मतलब क्रोमैटिन सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में एक स्पेसिफिक कलर को शो करते हैं. विद द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा लैक्टोसिडेज डीएनए इज इंसर्टेड. ठीक है, तो जो कोडिंग सीक्वेंस होती है एंजाइम के अंदर उसमें जो बीटा लैक्टोसिडेज डीएनए है उसको इंसर्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है. दिस रिजल्ट इन इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम. इससे क्या होता है, जो एंजाइम है जो वो इनएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि फिर वो कोई काम नहीं कर पाता है. विच इज़ रेफर्ड टू एट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. हम इंसर्शनल क्यों बोला, क्योंकि हमने इसमें बीटा लैक्टोसिडेज डीएनए को इंसर्ट किया जिसके कारण एंजाइम इनएक्टिवेट हो गया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इफ द प्लाज्मिड इन द डीएनए डज नॉट हैव अ insert in the presence of chromatogenic substrate, it gives blue colored colonies. अब जो प्लाज्मिड होता है ना डीएनए के अंदर, उसमें हमने किसी भी तरह का इंसर्ट नहीं किया, हमने ये इस तरह से इंसर्ट नहीं किया इन द प्रेजेंस, और यहाँ पे क्या है, क्रोमेटोजेनिक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, तो वो क्या शो करेगा, ब्लू कलर की कॉलोनीज शो करेगा. When the insert is present, अब जब insert present है, ठीक है, तो क्या होगा, इट रिजल्ट इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा लैक्टोसिडेज. वही वाली बात जो हमने ओपन की, जब हम इसमें बीटा लैक्टोसिडेज ऐड करेंगे तो वहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा एंजाइम का, एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर. और कॉलोनीज कोई भी कलर को प्रोड्यूस नहीं करेगी. सो दीज आर द रिकम्बिनेंट कॉलोनीज. तो ये क्या कहलाएंगे, रिकम्बिनेंट कॉलोनीज कहलाएगी. अब हमको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 10th. ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेकेंड बायोरिएक्टर्स, एंड द थर्ड इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम ओरी बोलते हैं शॉर्ट में, रेफर्स टू अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स. ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है, ठीक है, किसी भी पीस ऑफ डीएनए के अंदर जहाँ से रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होती है. ओरिजिन का मतलब ही होता है कि स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग जहाँ से होगी रेप्लिकेशन की उस साइट को हम बोलेंगे, उस सीक्वेंस को हम बोलेंगे ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल. तो जब भी कोई मतलब सीक्वेंस इससे ऐड होगा, ठीक है, मतलब कि कोई भी सीक्वेंस इससे लिंक होगा, तो वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा होस्ट सेल के अंदर, क्योंकि वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे जा करके लिंक हो चुका है. दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए. तो ये इस रिस्पॉन्सिबल होता है कि कितने नंबर ऑफ कॉपीज़ बनी है हमारे लिंक्ड डीएनए के लिए, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है. सो इफ़ वी वांट टू
recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support a high number of copies. अब अगर हमको जो टारगेट डीएनए है उसकी बहुत सारी कॉपीज चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, उस इट शुड बी क्लोन्ड, तो उसको हम क्या करवा देंगे, क्लोन करवा देंगे किसी भी वेक्टर के अंदर जिसमें जो ओरिजिन है वो हाई नंबर ऑफ कॉपीज़ को सपोर्ट करती हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? दे आर द वेसल्स इन विच रॉ मटीरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। यानी कि ये एक तरह के वेसल्स होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल्स जो है वो बायोलॉजिकली कन्वर्ट होते हैं इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, जैसे कि एंजाइम्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है इन वेसल्स के अंदर यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल। इसमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल या फिर ह्यूमन सेल्स का यूज़ करके हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट जैसे कि एंजाइम्स वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं बायोलॉजिकली। ऑप्टिमल कंडीशंस आर प्रोवाइडेड it for achieving the desired product by providing optimum growth condition। अब इसमें ऑप्टिमम जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है किसी भी पर्टिकुलर एंजाइम को ग्रो करवाने के लिए, उसके लिए कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन एंड ऑक्सीजन। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है इस वेसल के अंदर, उनकी ये सारी चीज़ों, ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको फुलफिल किया जाता है। स्टरिंग टाइम बायोरिएक्टर आर मोस्ट कॉमनली यूज। स्टरिंग टाइम बायोरिएक्टर्स बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। द बायोगैस प्लांट इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ बायोरिएक्टर। जो बायोगैस प्लांट होता है वो एक एग्जाम्पल है हमारे बायोरिएक्टर का। नेक्स्ट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है? द प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश प्रोडक्ट। यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसमें उसको एक सीरीज ऑफ प्रोसेस से सब्जेक्ट किया जाता है जब उसमें बायोसिंथेटिक स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और वो रेडी है कि वो मार्केट में लॉन्च मतलब करना है उसको, उसके पहले ये प्रोसेस की जाती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन होता है, जो कि जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। यानी कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में होता क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को, फिनिश्ड प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने से पहले सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन किया जाता है बाय यूजिंग सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स। इसमें सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है। द प्रोडक्ट इज़ फॉर्मुलेटेड। इस तरह से प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया जाता है और उसमें प्रिजर्वेटिव्स का ऐड किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया, फंजाई से मतलब कि प्रिवेंट हो सके। इन द केस ऑफ ड्रग्स दिस फॉर्मुलेशन हैज़ अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स। हम यहाँ पे क्या बोला है कि ड्रग्स यानी कि जो मेडिसिन वगैरह जब फॉर्मुलेशन होता है तो वो मार्केट में जाने से पहले उनका क्लिनिकल ट्रायल होता है। क्लिनिकल ट्रायल के भी 4 स्टेजेस होते हैं जिनको पास करने के बाद ही वो जो प्रोडक्ट है मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ईच प्रोडक्ट रिक्वायर स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जाती है कि वो जो भी प्रोडक्ट बना है वो बेस्ट क्वालिटी का है कि नहीं, वो सेफ है कि नहीं ह्यूमन यूज़ के लिए, और वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो एफिकेसी, क्वालिटी, आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में। उसके बाद जब ये पास हो जाता है उसके बाद ही वो प्रोडक्ट एलिजिबल होता है मार्केट में जाने के लिए। द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ये जो दोनों ही प्रोसेस है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्सप्लेन ब्रीफली PCR, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड DNA एंड चिटिनेज। देखो PCR जो है इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। The gene of interest is synthesized in vitro in multiple copies in 3 steps in this reaction। देखो इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो जीन हमको चाहिए, तो वो जीन हमारे पास अभी सिंगल है। अब अगर हमको इसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ को इंक्रीज़ करना है यानी कि डबल करना है या फिर और ज़्यादा करना है,
तो हम इन विट्रो कॉपीज़ करते हैं। इन विट्रो इसको क्या करते हैं, सिंथेसाइज। इन विट्रो का मतलब होता है कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बाहर। तो हम लेबोरेटरी में इसका क्या करेंगे, जीन की नंबर ऑफ कॉपीज़ को बढ़ाएंगे। तो वो बढ़ाने की जो प्रोसेस होती है वो होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से, जिसमें 3 स्टेप्स होती है। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकेंड इज एनिलिंग और थर्ड इज एक्सटेंशन। ठीक है। अब डीनेचुरेशन में क्या होता है कि बाय हीटिंग और इन अल्कलाइन कंडीशन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। यानी कि ये जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था ना, इसको हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं या फिर अल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। यानी कि इसके दोनों ही स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे डीनेचुरेशन किया। ये डबल स्ट्रैंड था, ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, सेपरेट हो गए डीएनए के। तो ये डीएनए के स्ट्रैंड कैसे होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। इट इज़ रेफर्स टू एज मेल्टिंग ऑफ डीएनए। इसको हम मेल्टिंग ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। सेकेंड इज एनिलिंग। एनिलिंग क्या होता है, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब हम इसमें टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 40 to 65 डिग्री सेल्सियस। 2 सेट्स ऑफ प्राइमर अंडरगो बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एनिलिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इतना टेम्परेचर इसको प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, प्राइमर ऐड करते हैं। तो ये प्राइमर जैसे कि 5' to 3' डायरेक्शन है, तो इस तरह से हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री 3' to 5' डायरेक्शन में एक प्राइमर यहाँ पे ऐड करेंगे और एक प्राइमर यहाँ पे ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट होगा एक्सटेंशन। द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज extend the primer using the nucleotide provided in the reaction and genomic DNA as a template। तो अब इसमें क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ करेंगे हम। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो प्राइमर से यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा और ये क्या करेगा, इसको आगे जाकर के एक्सटेंड करेगा। यानी कि जो भी रिक्वायर्ड जो बेस पेयर्स है वो लेकर आएगा डीएनए पॉलीमरेज, और इस तरह से ये पूरी जो डीएनए की वो है, डीएनए स्ट्रैंड है, वो कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्सटेंशन। तो इस तरह से 30 साइकिल्स होती है डीएनए पॉलीमरेज की। तो इससे क्या होगा, हमारा एम्प्लीफिकेशन होगा, यानी कि नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ेगी। द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम्स इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। अब ये जो प्रोसेस हमने की, तो उसको जब हम मल्टीपल टाइम करेंगे तो हम मिलियन टाइम्स जब हम इसकी करेंगे तो एम्प्लीफिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा और हमको इतना ही डिज़ायर्ड जीन हमको मिलता जाएगा। दिस एम्प्लीफिकेशन कैन बी अचीव्ड यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करेंगे। फॉर फर्दर क्लोनिंग द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिज़ायर्ड कैन बी यूज्ड टू लाइगेट विद द वेक्टर। अब क्लोनिंग के लिए जो एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट है, इफ़ डिज़ायर्ड कैन बी यूज टू लाइगेट, यानी कि लाइगेट यानी कि जोड़ना, डीएनए लाइगेज। तो उसको जोड़ दिया जाता है किसी भी वेक्टर के साथ डिज़ायर्ड डीएनए को। नाउ नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने आपको समझाया था कि जैसे कि 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसमें जो कट करने का काम होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है। तो ये दोनों की डिटेलिंग मैंने आपको वो वीडियो जो प्रोवाइड किए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ कि मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में। नेक्स्ट इज चिटिनेज। चिटिनेज क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मतलब कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो पूरी प्रोसेस होती है, जब हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, फंगल सेल को हीट करते हैं विथ एन एंजाइम चिटिनेज। चिटिनेज को हम जब डालते हैं उसमें और हीट करते हैं फंगल सेल को, द चिटिन मेम्ब्रेन इज डिजॉल्व बाय चिटिनेज एंजाइम। तो जो चिटिन जो होती है ना फंगल सेल्स में, वो क्या हो जाती है, पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि उसमें हमने चिटिनेज एंजाइम डाला है टू ओपन द सेल फॉर द रिलीज ऑफ डीएनए। तो ये जब चिटिनेज बाहर वाली लेयर टूट जाएगी तो अंदर वाला जो डीएनए मटेरियल है वो आसानी से बाहर आ जाएगा, अलॉन्ग विथ मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स। ये सारी चीज़ें हम आसानी से फंगल सेल्स के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने चिटिनेज से चिटिन को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया।
नाउ डिस्कस विथ योर टीचर एंड फाइंड आउट डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो 10, 11 और 12 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए। नेक्स्ट इज आरएनए एंड डीएनए, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। तो देखो, सबसे पहले प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है? इट इज़ द नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जिसको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, विच फॉर्म्स अ सर्कल विथ नो फ्री एंड्स, यानी कि इस तरह से पूरा सर्कल होता है जिसमें कोई भी फ्री एंड नहीं होता है। कंटेनर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है एंड इज एसोसिएटेड विथ अ फ्यू प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं। दे आर स्मॉलर देन होस्ट क्रोमोसोम, होस्ट क्रोमोसोम से ये काफ़ी छोटे होते हैं एंड कैन ईजिली सेपरेटेड, और इनको हम आसानी से सेपरेट या फिर आइसोलेट कर सकते हैं। क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल होता है एसोसिएटेड विथ लार्ज प्रोटीन, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। दिस डीएनए एग्जिस्ट इन रिलैक्स्ड एंड सुपर कॉइल्ड फॉर्म, ये जो डीएनए है ना वो रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है और बहुत ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में होता है इस तरह से। इट प्रोवाइड्स अ टेम्पलेट फॉर रेप्लिकेशन, ये एक तरह से टेम्पलेट प्रोवाइड करता है ताकि वहाँ पे रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो सके। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इट हैज़ फ्री एंड रिप्रेजेंटेड एज 3' to 5', ये 3' to 5' फ्री एंड्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। इट इज़ मेनली कन्फाइंड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इन स्मॉल क्वांटिटी, और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में कम क्वांटिटी में पाया जाता है। आरएनए की बात करें, इट इज़ मेनली अकर इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस इन स्मॉल क्वांटिटी, और ये न्यूक्लियस में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। डीएनए की बात करते हैं, द क्वांटिटी रिमेन्स द सेम इन ईच सेल ऑफ स्पीशीज़, यानी कि जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं उनके हर एक सेल में सेम क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, यानी कि डीएनए जो है हर एक सेल में इक्वल होता है। नेक्स्ट इज द क्वांटिटी वेरी इन डिफरेंट सेल, डिफरेंट मतलब इसमें कोई क्वांटिटी वो मतलब कांस्टेंट नहीं होती है, इसमें चेंज हो सकती है। डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट नंबर ऑफ आरएनए प्रेजेंट हो सकते हैं। इट कंटेन्स डीऑक्सी राइबोज शुगर, इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और इसके अंदर सिर्फ राइबोज शुगर होती है, ठीक है ना। पायरीमिडीन्स इन डीएनए आर एडेनिन एंड थाइमीन, ये जो पायरीमिडीन्स होते हैं डीएनए में वो एडेनिन और थाइमीन होते हैं, और आरएनए के केस में पायरीमिडीन में थाइमीन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। एडेनिन एंड थाइमीन आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, ये दोनों ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू द ग्वानिन, यानी ये जो ए है वो हमेशा टी के इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जी हमेशा इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है सी के। नेक्स्ट, एडेनिन एंड यूरेसिल आर नॉट नेसेसरली प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट। अब ये जो ए और यू है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। नॉर साइटोसिन एंड ग्वानिन आर इन इक्वल अमाउंट, यानी कि साइटोसिन और ग्वानिन भी इक्वल अमाउंट में नहीं होते आरएनए के केस में। ये जो डीएनए है वो खुद से रेप्लिकेट करता है, यानी कि इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेशन मतलब कि डीएनए ही डीएनए को बना लेता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। नेक्स्ट, आरएनए की बात करें, इट कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डीएनए, इसको हम डीएनए से बनाते हैं। सम आरएनए वायरसेस एंड कैन प्रोड्यूस आरएनए फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट, कुछ इसमें एक्सेप्शंस होते हैं कि कुछ आरएनए के जो वायरसेस होते हैं वो आरएनए प्रोड्यूस कर पाते हैं, बट जनरली क्या होता है कि डीएनए से ही आरएनए बनता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, राइट। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं लास्ट हमारा डिफरेंस, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। बेसिकली इसको रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस कहा जाता है और इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है।
restriction and exonuclease, a nuclease which cut the nucleotides from 5 prime to 3 prime ends of the DNA molecule। ये क्या करता है कि 5 prime to 3 prime के डायरेक्शन में इसमें DNA मॉलिक्यूल में कट करता है न्यूक्लियोटाइड्स को। और जो एंडोन्यूक्लियस होता है कैन क्लीव द DNA स्ट्रैंड एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट द एंड्स, यानी कि वो एंड्स को छोड़ के बीच में कहीं भी कट लगा देता है DNA स्ट्रैंड में। आ गया समझ? तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। ओके, और आपको नेक्स्ट किस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द बनाऊंगी। और कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए आपकी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड बायोलॉजी में तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगी। ओके, थैंक यू।